गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपना जो टॉपिक है नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, जिसका जो टॉपिक है वो आपका द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। अभी तक हमने जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट लॉ 2 का जो पोर्शन कवर किया है उसमें हमने एजेंसी बेलमेंट वगैरह कवर कर लिया है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमने कवर कर लिया है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है आपके सिलेबस का वो आपका बचता है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जब हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करते हैं तो बेसिकली वहाँ पे हम जो पढ़ते हैं वो पार्टनरशिप पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होती है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ क्या होती है, उनके राइट्स क्या होते हैं, या फिर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और डिसोल्यूशन कैसे होता है। ये जो टॉपिक्स हैं वो हम अपने इस मॉड्यूल में कवर करेंगे। आज जब हम आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली पार्टनरशिप का मीनिंग कवर करेंगे, असेंशियल एलिमेंट्स कवर करेंगे और कुछ डिफरेंसेस है पार्टनरशिप और अदर टाइप्स की फॉर्म जो जैसे मान लो कंपनी में या को ओनरशिप में, वो हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपका पार्टनरशिप का जो है नेचर क्या होता है, या फिर मान लीजिए कि पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली हम वो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम बेस की बात करते हैं कि पार्टनरशिप कब आई, इसका टाइटल क्या है, कहाँ कहाँ ये जो लॉ है वो अप्लाई होता है, इसका जुरिस्डिक्शन क्या है, तो सबसे पहले अगर हम टाइटल की बात करें तो आपका पार्टनरशिप एक्ट जो है उसका टाइटल वही है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो एग्जिस्टेंस में आया था एक्ट, वो आया था आपका 1 अक्टूबर 1932 को। लेकिन इसका एक सेक्शन है नॉन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, सेक्शन 69। वो सेक्शन आपका एक साल बाद आया था। वो सेक्शन आपका जो आया था वो 1 अक्टूबर 1933 को आया था। आपका ऑल ओवर पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कमेंस हुआ था 1 अक्टूबर 1932 को। सिर्फ एक वही सेक्शन है जो 1 अक्टूबर 1933 को कमेंसमेंट में आया था। जो आपका पार्टनरशिप एक्ट है वो होल इंडिया पर अप्लाई होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जो नॉर्मली हमारे इंडिया में सारे जो लॉज हैं वो होल इंडिया पे अप्लाई होते हैं एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब बात हम करते हैं कि पार्टनरशिप एक्चुअली में क्या होती है। पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन की बात करते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, या फिर हम एक तरीके से कह लें कि अगर नेचर देखें हम उसका, तो इसकी जो डेफिनेशन है अगर आपकी देखी जाए तो वो सेक्शन 4 में दी गई है आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के। लेकिन हम उस डेफिनेशन को बायरफिकेट करके पढ़ेंगे कि हम उसको डिवाइड कर देंगे 5 पोर्शंस में कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स अगर एक आप ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहे हैं, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में ये 5 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो वो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो एक फर्म होता है, वो एक पार्टनरशिप मानी जाती है। तो अगर हम उन 5 एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें, जो ये एलिमेंट्स हैं वो ही मिलके आपके पार्टनरशिप की डेफिनेशन को क्रिएट करते हैं, उसको बनाते हैं। जब हम फर्स्ट इसकी बात करते हैं कि फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या है, अगर देखें कि 5 एलिमेंट क्या है, तो पहला जो एलिमेंट होता है वो कि इनकी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में होना चाहिए, कोई ऐसा बिजनेस करने के लिए होना चाहिए, प्रॉफिट के लिए वो बिजनेस होना चाहिए और म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। ये इसके 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये 5 एलिमेंट्स हैं तो वो एक फर्म मानी जाएगी, आपकी एक पार्टनरशिप मानी जाएगी। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये तीनों आपको पता है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट के, जनरल कॉन्ट्रैक्ट के मेथड पे काम करते हैं कि यहाँ पे ये भी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट माना जाता है आपका पार्टनरशिप। तो जो फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है उसमें हमने लिख दिया कि देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब आप पार्टनरशिप कर रहे हो, जो भी पर्सन पार्टनरशिप कर रहे हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना ज़रूरी होता है, उनके लिए नेसेसरली होता है कि
कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसमें भी ये लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग जो मिलके हैं एक कोई एक्ट करते हैं, कोई काम करते हैं प्रॉफिट के लिए, जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो जो भी एग्रीमेंट हो रहा है एनफोर्सेबल बाय लॉ हो रहा है पार्टीज़ के बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि जब कोई भी, मान लीजिए कोई दो लोगों के बीच में किसी बिजनेस की बात हो रही है या फिर मान लो कोई प्रॉफिट शेयरिंग की बात हो रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ना हो कि किन्हीं और बेसिस पे हो रही है, तो वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके स्टेटस के बेसिस पे हो रही है, या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ के बेसिस पे हो रही है, या फिर इनहेरिटेंस के बेसिस पे हो रही है, ठीक है। अगर इन तीनों में से किसी भी बेसिस पे आप कोई प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, या फिर आप कोई काम कर रहे हो, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तीनों केसेस में आपका वो पार्टनरशिप नहीं माना जाता है। पार्टनरशिप सिर्फ तभी माना जाएगा जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में आप उस काम को कर रहे हो। अगर हम इन तीनों की बात करें, स्टेटस की या ऑपरेशन ऑफ लॉ की या इनहेरिटेंस की, स्टेटस आपका सेक्शन 5 में बताया गया है कि अगर इसके बेसिस पे कोई बिजनेस हो रहा है तो वो पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। इनका अगर हम एग्जांपल लें तो हम ये ले सकते हैं कि मान लो कि जॉइंट हिंदू फैमिली की हम बात करते हैं कि आप मान लो आपकी फैमिली में पहले से ही, वो जॉइंट हिंदू फैमिली में पहले से ही कोई चीज़ ऐसी चलती आ रही है, उसमें आप उसी फैमिली में आपका बर्थ होता है, ठीक है। आपका बर्थ उस फैमिली में हो रहा है, आपको उससे कोई प्रॉफिट मिल रहा है या फिर कोई इनकम हो रही है, या फिर उसी में कोई आप आगे ट्रेड कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो वो आपका पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो जो आपको स्टेटस मिल रहा है वो जॉइंट हिंदू फैमिली की वजह से मिल रहा है, ना कि आपने उस फैमिली में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है इसकी वजह से मिल रहा है। तो उस जो केस है उसको हम पार्टनरशिप नहीं मानते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एक केस लॉ है, उस केस लॉ का नाम है लक्ष्मीबाई वर्सेस रोहनलाल। वो केस लॉ ये कहता है कि आपकी पार्टनरशिप है, उस केस लॉ में एक्सप्रेसली ये बताया गया है कि जब भी आपकी पार्टनरशिप बनेगी तो पार्टनरशिप आपके कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बनेगी। वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक केस लॉ है, वो भी यही कहता है कि अगर इन तीनों में से कोई चीज़ है तो वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। पार्टनरशिप तभी मानी जाएगी जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। इनहेरिटेंस की बात भी अगर हम करें तो आप एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए कि आपकी फैमिली का बहुत पहले से बिजनेस चल रहा है, आपका बर्थ होता है या फिर आपको कोई मतलब इनहेरिटेंस में कोई बिजनेस मिल जाता है, तो वो आप उस जो बिजनेस आपको मिल रहा है उसके आप पार्टनर नहीं माने जाओगे, ठीक है। को ओनरशिप हो सकती है, आप उसके को ओनर हो सकते हो, वो हो सकते हो, लेकिन आप पार्टनर नहीं हो सकते क्योंकि आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है उस बिज़नेस को क्रिएट करने के लिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे उस बिज़नेस में आते हैं तो वो पार्टनरशिप आपका माना जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके सेकंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की, जो कहता है कि जो भी आप यहाँ पे कर रहे हैं देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। मतलब जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे पार्टनरशिप में, वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में होना चाहिए। और जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि जो पार्टनरशिप है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होती है। जब वहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो जो पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होने चाहिए। वो कॉम्पिटेंट होंगे तो ही आपकी पार्टनरशिप फॉर्म हो पाएगी। और कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए कौन से पर्सन्स कॉम्पिटेंट होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। ये जो हमने बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स देखे हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल होते हैं कि पार्टीज़ यहाँ पे है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, ठीक है। पर्सन नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। जब नेचुरल की बात करते हैं तो नेचुरल मतलब
हम लोग ह्यूमन बीइंग जो चलते फिरते दिख रहे हैं। और जब आर्टिफिशियल की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल मतलब जो लॉ से क्रिएटेड कोई पर्सन है। अगर लॉ से क्रिएटेड पर्सन की बात करें तो हम इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कंपनी। ठीक है, कंपनी आपकी एक सेपरेट एंटिटी मानी जाती है। ठीक है, जो पर्सन्स उसको क्रिएट करते हैं, कंपनी उन पर्सन से एकदम सेपरेट मानी जाती है और एक लीगल एंटिटी होती है ये, तो ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन मानी जाएगी। ठीक है, तो जब कंपनी की बात करें तो कंपनी भी दूसरे इंडिविजुअल पर्सन के साथ मिलके एक पार्टनरशिप बना सकती है या फिर दो कंपनीज मिलके भी पार्टनरशिप क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पर्सन है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि दो से ज़्यादा पर्सन, दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, तो वो नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की। अब ये सेक्शन यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, इसका क्या पर्पस है? ये जो सेक्शन है आपका बेसिकली, जब हमने यहाँ पे लिमिट पढ़ी कि पर्सन दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए, हमने ये पढ़ लिया कि मिनिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए। मिनिमम लिमिट हमने पढ़ ली कि 2 लोग होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लिमिट नहीं पढ़ी कि 2 लोग तो ठीक है कि 2 लोग होंगे तो पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं जो पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो जब मैक्सिमम लोगों की बात आती है तो आपके पार्टनरशिप एक्ट में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि मैक्सिमम कितने लोग आपके पार्टनरशिप को फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब आप कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 464 है उसको पढ़ते हो तो उस सेक्शन में आपके दिया गया है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम 50 पर्सन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिमिट्स पढ़ ली कि मिनिमम 2 होंगे और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली आपके मैक्सिमम 50 पर्सन जो हैं वो पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट कर सकते हैं। अब जब हम बात कर रहे थे कि पर्सन नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों हो सकते हैं, तो क्या एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन आपका ये अराइज होता है कि क्या पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म मिलके दूसरी पार्टनरशिप फर्म के साथ दोबारा पार्टनरशिप कर सकती है कि नहीं कर सकती है? ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके लिए आपका एक केस लॉ हम पढ़ते हैं। वो केस लॉ का आपका नाम है दुलीचंद वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, दुलीचंद वाला जो केस है उसमें ये बताया गया है, हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन की बात करी तो उसमें हम ये भी, हाँ, कई बार हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि फिर तो अगर आर्टिफिशियल पर्सन्स को इंक्लूड किया जा रहा है तो फिर तो पार्टनरशिप फर्म्स मिलके भी एक दूसरे के साथ दोबारा पार्टनरशिप में आ सकती हैं, दोबारा पार्टनरशिप कर सकती हैं। लेकिन ये जो केस लॉ है वो आपका इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करता है। ये केस लॉ ये कहता है कि दो फर्म मिलके कभी भी पार्टनरशिप नहीं कर सकती हैं। वो क्यों नहीं कर सकती हैं? क्योंकि जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, इनके रिलेशंस की बात करते हैं, पार्टनर और आपके पार्टनरशिप फर्म, तो आपकी पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स को सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता है। वो कलेक्टिव होते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं। तो जब पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है तो उसको यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में नहीं लाया जा सकता है और दो फर्म मिलके कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकती हैं। ये आपका जो केस लॉ है दुलीचंद उसमें बताया गया है। आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी को इसलिए कहा गया है कि कंपनी अपने मेंबर से सेपरेट लीगल एंटिटी रखती है। कंपनी को आप सू कर सकते हो, कंपनी आपको सू कर सकती है, लेकिन अगर जब पार्टनरशिप की बात होती है तो ना तो आप पार्टनरशिप फर्म को सू कर सकते हो, आप वहाँ पे पार्टनर्स को सू करते हो और वहाँ पे पार्टनरशिप फर्म आपको सू नहीं करती है, जो पार्टनर्स हैं वो आपको सू करते हैं। ये कलेक्टिवली काम करते हैं पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अगर हम सेक्शन 4 में डेफिनेशन भी देखते हैं कि पार्टनर किसे कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं और पार्टनरशिप फर्म का नेम क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, वो आपके जो सेक्शन 4 है उसी में आगे लिखा हुआ है कि जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं जो एक किसी पर्पस के लिए काम करने के लिए इकट्ठे होते हैं तो उनको
पार्टनर्स कहते हैं। और जब वही पार्टनर्स कलेक्टिवली कोई काम करने लग जाते हैं एक पर्पस के लिए, कोई बिजनेस के लिए, तो उनको कलेक्टिवली पार्टनरशिप हम कहते हैं। तो जब हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं तो भी वहाँ पे कलेक्टिव वर्ड ही यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं। पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता है उनके पार्टनर्स से, ठीक है। ये आपका हो गया सेकंड एसेंशियल एलिमेंट। अब बात करते हैं हम आपके थर्ड एसेंशियल एलिमेंट की, ठीक है। देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु अग्री टू कैरी ऑन अ बिजनेस, ठीक है। ये आपका थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है जो ये कहता है कि 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में, वो कोई बिजनेस कैरी करने के लिए इकट्ठे होने चाहिए। अब जब आपके बिजनेस की बात आती है, ठीक है, इसकी जो आपकी डेफिनेशन है वो आपकी डेफिनेशन सेक्शन 2B में दी गई है। यहाँ पे जब बिजनेस की बात आई है तो बिजनेस में आपके ट्रेड को भी इंक्लूड किया गया है, आपके कोई भी ऑक्यूपेशन को भी इंक्लूड किया गया है, या फिर आपके प्रोफेशन को भी इंक्लूड किया गया है। जैसे मान लो आपने CA की फर्म्स देखी होंगी, ठीक है, वो पार्टनरशिप में भी काम करते हैं। ये प्रोफेशन है CA, उसमें आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, ट्रेड में कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में कुछ लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। तो ये सारे ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन सबको हम यहाँ पे बिजनेस में इंक्लूड करेंगे। इनमें से किसी भी काम के लिए आप पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखते हो कि आप किस बिजनेस के लिए या किस ऑक्यूपेशन के लिए काम कर रहे हो। वो जनरल भी हो सकता है, या फिर आपका जो सेक्शन 8 है, आपका सेक्शन 8 ये कहता है कि मान लो आप किसी पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के लिए काम कर रहे हो, तो आप एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। आप हो सकता है कि आपने यहाँ पे एक पार्टनरशिप फॉर्म कर ली। मान लो आपने प्रोफेशन की बात करते हैं CA के लिए, 2 लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो वो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो CA का काम साथ साथ करेंगे। तो उसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, जनरली जो CA के काम होते हैं वो सब करेंगे वो लोग मिलके। लेकिन आपने मान लो कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही काम किया, कि मान लो मैंने काम किया कि मैं ये चीज़ कोई, मान लो कोई प्रोडक्शन के लिए किया कि ये प्रोडक्शन करूँगी, एक ये मेरे को प्रोडक्ट उगाना मतलब ये प्रोडक्ट मुझे मैन्युफैक्चर करना है, जैसे ये हो जाएगा मैं अपनी पार्टनरशिप को बंद कर दूँगी। तो मैंने एक पर्टिकुलर पर्पस डिसाइड कर लिया, जैसे ही वो पर्टिकुलर पर्पस मेरा कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हमारी ये पार्टनरशिप खुद ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे बिजनेस आपका जनरल भी हो सकता है, आपका बिजनेस पर्टिकुलर भी हो सकता है। और बिजनेस में ये तीनों चीज़ें भी हम इंक्लूड करते हैं, ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। अब बात आती है आपके फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट की। फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो फोर्थ आपका एसेंशियल एलिमेंट कहता है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है आपके पार्टनरशिप का, वो ऑब्जेक्टिव होता है कि आप प्रॉफिट शेयरिंग के लिए वो काम करोगे, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। मान लो दो या 3 लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम एक प्रोडक्ट खरीद लेंगे। मान लो उन्होंने कहा कि हम तीनों मिलके एक प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, है ना, और उसको थर्ड पर्सन को सेल कर देते हैं। उसके बीच में हमें जो प्रॉफिट हो जाएगा या फिर ऐसे कोई प्रॉफिट हो जाएगा उसको हम शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो हम बात कर रहे हैं कि 2 पर्सन मिल गए, उन्होंने मान लो मैंने ये मार्कर खरीद लिया मेरी फ्रेंड के साथ मिलके, और मैंने इसको किसी थर्ड पर्सन को सेल कर दिया। 10 रुपये में मैंने ख़रीदा था, 12 में मैंने सेल कर दिया। 1 रुपये का मतलब 2 रुपये का जो प्रॉफिट हो रहा है वो एक एक करके हम दोनों ने अपने बीच में डिवाइड कर लिया। तो ये पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात हो रही है तो वो एक कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। आप ये नहीं कि अगर आप ये कह रहे हो कि आप जो भी काम कर रहे हो वो काम आपका कंटिन्यूएशन में हो रहा है
और उस कंटिन्यूएशन में आपको प्रॉफिट हो रहा है और उस प्रॉफिट को आप अपने बीच में शेयर कर रहे हो, वो पार्टनरशिप माना जाता है। और ये आपका ऑब्जेक्टिव आपकी पार्टनरशिप क्रिएट करने का होना चाहिए। लॉस शेयर करना आपका नेसेसरी नहीं होता है। हालांकि आपके सेक्शन 13B में ये लिखा हुआ है कि जो पार्टनरशिप है उसमें ऑब्जेक्टिव में यही होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो इक्वली अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं और इक्वली अपना लॉस शेयर करते हैं। अगर अनलेस अदरवाइज जो भी अगर कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज नहीं लिखा हुआ है तो ये जनरली वो करते हैं। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि बट ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो सिर्फ प्रॉफिट की शेयरिंग में पार्ट ले सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैं सिर्फ प्रॉफिट्स में हिस्सा लेना चाहता हूँ, इस पार्टनरशिप में मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। अगर आप इस बेसिस पे भी पार्टनरशिप का हिस्सा बनते हो तो आप बन सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप लॉस में भी शेयर करो। ये आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है पार्टनरशिप का उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, हम असेंशियल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है जो वो एक असेंशियल एलिमेंट है। इसको हम पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है उसके टेस्ट का एक एविडेंस मान सकते हैं, लेकिन ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होता है। मान लो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग का कोई बात ही नहीं है या लॉस शेयरिंग की कोई बात ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि अगर ये एलिमेंट मिसिंग पाया जाता है तो पार्टनरशिप आप नहीं मानोगे, ठीक है। ये एक एविडेंस है, ज़रूरी नहीं है कि ये कॉन्क्लूसिव आप एविडेंस मान लो, कॉन्क्लूसिव टेस्ट मान लो कि अगर ये एलिमेंट नहीं है तो हो सकता है कि पार्टनरशिप नहीं हो। इसके बिना भी पार्टनरशिप क्रिएट्स हो सकती है, ठीक है। अब आपका जो सेक्शन 6 है, आपके सेक्शन 6 में भी जो है वो शेयरिंग और प्रॉफिट्स का जो ऑब्जेक्ट है वो बताया गया है। आपका सेक्शन 6 भी यही कहता है कि जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के बीच में लॉस का शेयर करेंगे या प्रॉफिट्स का शेयर करेंगे। और फिर उसमें एक चीज़ बताई गई है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, 4 सिचुएशन उसमें बताई गई हैं कि इन पॉइंट्स पे क्या है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म में से फंड्स जा रहे हैं, आउटगोइंग ऑफ फंड्स हो रही है, चाहे वो रेम्यूनरेशन की तरह हो रही हो या प्रॉफिट का कोई हिस्सा जा रहा हो, लेकिन अगर इन 4 पर्सन्स को वो हिस्सा जाता है तो वो पार्टनरशिप का शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है और वो 4 तरीके के जो लोग हैं वो आपके पार्टनर्स नहीं माने जाते हैं। मान लो किसी ने आपको लोन दिया, आप लोन का इंटरेस्ट दे रहे हो या फिर उस लोन के लिए या लोन का ही पेमेंट कर रहे हो, आपके प्रॉफिट्स में से जा रहा है या जो भी जा रहा है, इंटरेस्ट जो भी जा रहा है, तो जो लोन दे रहा है, जो लेंडर है, उसको आपका जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसका पार्टनर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे प्रॉफिट में से हिस्सा ले रहा है लेकिन फिर भी वो आपका पार्टनर नहीं माना जाएगा। या फिर दूसरा जो आप कह सकते हैं कि आपके कोई एम्प्लॉई है, उसको रेम्यूनरेशन आप दे रहे हो, जो रेम्यूनरेशन की पर आपकी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनको भी पार्टनर नहीं माना जाता है। या फिर कोई मान लीजिए पार्टनर है, उसकी डेथ हो गई है, उसकी वाइफ को या फिर उसके चिल्ड्रन को आप कोई देते हो, कुछ फंड्स देते हो या फिर कुछ रेम्यूनरेशन देते हो डिसीज पार्टनर के वाइफ को या सन को, तो उस केस में भी उनको पार्टनर नहीं माना जाता है। और जो थर्ड केस है आपका, मान लीजिए कोई पार्टनर है, वो उसने पार्टनरशिप से विड्रॉल कर लिया है, गुडविल सेल हुई है और उस गुडविल की सेल के लिए आपने उसको प्राइस पे किया है, उस केस में भी वहाँ पे प्रॉफिट में शेयर ले रहे हैं लेकिन उनको भी पार्टनर नहीं माना जाता है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन 2 है आपका सेक्शन 6 का, वो ये असेंशियल जो एलिमेंट है आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का, उसका एक तरीके से एक्सेप्शन है, ठीक है। इन 4 केसेस में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को है वो आपका असेंशियल एलिमेंट नहीं माना जाता है और इनको पार्टनर नहीं माना जाता है आपकी पार्टनरशिप फर्म में। अब आपका जो लास्ट असेंशियल एलिमेंट है वो है म्यूचुअल एजेंसी का, ठीक है। वो भी आपका सेक्शन 6 है उसमें ही बताया गया है। उसमें ये होता है कि आपके जो पार्टनर्स हैं और आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल और एजेंट का काम करते हैं। प्रिंसिपल और एजेंट का काम कैसे करते हैं? पार्टनर जो भी काम करेगा
आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, उसके लिए आपकी पार्टनरशिप फर्म रिस्पॉन्सिबल होती है। और पार्टनरशिप फर्म का कोई भी एक्ट होता है उसके लिए आपके पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि इन दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जॉइंट और इंडिविजुअल होती है, कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल होती है। ये एक दूसरे के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये म्यूचुअल एजेंसी आपकी पार्टनरशिप में क्रिएट नहीं हुई है तो वो आपकी पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। इसका एक केस लॉ भी है, कॉक्स वर्सेस हिकमैन का। वो केस लॉ भी यही कहता है कि ए फर्म इज़ नॉट अ डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर, मतलब एक जो फर्म होती है वो डिस्टिंक्ट नहीं होती है उनके मेंबर से, वो दोनों कलेक्टिव ही होते हैं और कलेक्टिवली ही वो काम करते हैं। तो ये आपके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं पांचों के पांचों, ये मिल के ये पांचों जो एलिमेंट्स हैं वो को एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। पांचों के पांचों एलिमेंट्स आपके पार्टनरशिप में एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट नहीं है तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और यही सारे एलिमेंट्स मिलके आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन को बनाते हैं। अब बात आती है हमारी कि पार्टनरशिप कंपनी को ओनरशिप में और जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या फ़र्क होता है। अगर देखा जाए तो को ओनरशिप की बात करें, पार्टनरशिप से थोड़ा डिस्टिंक्ट करें उसको, तो को ओनरशिप आपकी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बनती है। उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जैसे हमारे 50 डिसाइडेड है, उसमें ऐसे डिसाइडेड नहीं होते हैं। और म्यूचुअल एजेंसी की वहाँ कोई बात नहीं होती है। पार्टनरशिप में आपकी म्यूचुअल एजेंसी होती है, एक दूसरे के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक दूसरे की कंसेंट के बिना काम नहीं कर सकते। को ओनरशिप में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब हम जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करते हैं तो वहाँ पे जो मेजर डिफरेंस होता है ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएट हो रही है पार्टनरशिप। आपका जो जॉइंट हिंदू फैमिली है वो आपको स्टेटस से मिलता है या फिर आपकी इनहेरिटेंस बर्थ से मिलता है, ठीक है। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फॉर्म नहीं होता है। और जब कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है आपके पार्टनरशिप से। वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो अलग होते हैं, उनकी जो लीगल एंटिटी है वो अलग मानी जाती है, और जो आपकी कंपनी है वो बिल्कुल अलग मानी जाती है उनके मेंबर से। एक दूसरे के जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम किए गए वो एक दूसरे के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माने जाते हैं। तो ये आपका पार्टनरशिप का जो है हमारा आज इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, और जो पार्टनर्स हैं उनका रिलेशन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। at St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.